हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। आज की क्लास चैप्टर 5 जल के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक से है। स्टूडेंट, मैं सभी क्लासों का एनसीईआरटी नोट्स बुक टॉपिक वाइज समझाकर अपलोड कर रहा हूँ। आपका कर्तव्य है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं। तूफानों से मत डरो, अभी समंदर बाकी है। स्टूडेंट, तूफानों से मत डरो, अभी समंदर बाकी है। खूब मेहनत करो, अभी यूपीएससी का पेपर बाकी है। देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी का पढ़ने से फ़ायदा हमें ये रहता है कि जिस भी एग्ज़ाम में बैठे लगभग सब क्रैक कर सकते हैं। क्यों? और कुछ लड़के होते हैं जो कि डायरेक्टली एक्सटेंडर बुक ले लेते हैं। मेरा उनसे ख़ास तौर से अनुरोध है कि पहले बेसिक कंप्लीट करें, उसके बाद आप एक्सटेंडर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक आपका मजबूत नहीं रहता है तो एक्सटेंडर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको हवा भी नहीं लगेगा। चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर 5 जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आपसे ये प्रश्न पूछा है। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? तो स्टूडेंट, कुछ तो पृथ्वी सोख लेती है और कुछ जलवाष्प बनकर उड़ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। देख लीजिए, यहाँ पे है सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है, मीन्स की इवोपरेशन होता है। और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या फिर समुद्र पर गिरता है। यहाँ पे देख लो, जल चक्र के बारे में बात हो रही है कि जल चक्र कैसे कैसे होता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। स्टूडेंट, मैं खास तौर से आपको कई बार प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ कि जब भी जियोग्राफी पढ़ने के लिए बैठिए, अपने पास एक पेन और एक कॉपी ज़रूर लेकर बैठिए। अब यहाँ पे नोट करने लायक पॉइंट आया हुआ है, या तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि जिस प्रकार में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चित्र 5.1 में दिखाने के लिए दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको चित्र पर ले चलता हूँ। देखिए चित्र 5.1, जल चक्र में वाष्पीकरण, वर्षण, संघनन। ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होते हैं या फिर होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या फिर खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। देख लीजिए स्टूडेंट, इसका तो कोई मोल नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, शब्दावली में दिया है, यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नर्सरी और हिंदी में थलशाला कहते हैं। शब्दावली आपकी थी। क्रियाकलाप में आ जाओ, अपने थलशाला बनाए। थलशाला एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार या फिर छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। यहाँ पे देख लो, चित्र 5.2 में विश्व प्रमुख समुद्र, झील एवं नदियाँ दिया है। स्टूडेंट, इसको तो पढ़ाना मुश्किल है, इसको आप लोग एनसीईआरटी के बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि अब ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन नहीं है, जिसके कारण मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँगा। एशिया में देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी है, समथिंग। इसको एक बार अपने से खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाइए, जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है।
या ढका हुआ है। देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है कि पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग हमारा जल है। यदि धरती पर सॉरी स्टूडेंट, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। यहाँ पे हमें से प्रश्न पूछा हुआ है कि स्टूडेंट, जब हम लोग जान रहे हैं कि इतना जल है तो फिर भी जल का कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। तो क्या पृथ्वी पर मौजूद जल, संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। स्टूडेंट, क्या आप जानते में है कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। क्या आप जानते हैं दूसरा नंबर में है कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। देख लो, 340 प्रति 1 लीटर में 340 ग्राम नमक मिलता है। तैराक इसमें पलव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को वितरण दिया हुआ है जल का। महासागर में 97.3, बर्फ क्षत्रक 02.0, भूमिगत जल 0.68, झीलों का आलवण जल 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.0001। टोटल ऐड करने पे हमारा 100% आता है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें, हम लोगों को नीचे बॉक्स के लिए दिखाने के लिए इंडिकेट किया गया है। चलते हैं हम लोग बॉक्स पे। क्रियाकलाप 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी के सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल अलवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। पृथ्वी में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। अलवण जल का वितरण 1 बूंद नदियों में, आधा बूंद चम्मच यानी अलवण जल की झीलें, 2 चम्मच भौमजल और 9 चम्मच बर्फ क्षत्रक। यही है हमारा, जो कि अलवण जल नहीं है, यानी कि हमारे पीने योग्य है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। यानी हमें से कहा गया है कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि इससे हमारा जो संसाधन है वो बर्बाद हो रहा है। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाएं अपने घर में, स्कूल में। महासागरीय परिसंचरण को देख लें। समुद्री तटों पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्र पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात है कि 22 मार्च को हम लोग क्या आप जानते हैं, इसमें दिया है कि 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। जब जल संरक्षण की विभिन्न, यानी देख लो स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब मनाने का मतलब तो समझ गए होंगे कि जल के विषय में हमें जागरूक किया जाता है कि नहीं, जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देख लो चित्र 5.3 प्रशांत महासागर है। आगे आते हैं, सॉरी स्टूडेंट, आगे आ जाए। तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। यहाँ पे लिख लो पॉइंट।
चलो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। यानी स्टूडेंट देख लो यहाँ पे जितना तेज हवा बहेगा उतना ही तेज तरंगे भी होंगे। चित्र 5.4 में देख लो तरंगे क्या चित्र दिया हुआ है। फिर से दूसरा आप जानते में है कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुनामी आने पे क्या नष्ट हो जाता है, तो स्टूडेंट बताना पोताश्रय, जिसको हम लोग वो पानी वाली जहाज जहाँ पे आकर लगते हैं लंगर वगैरह कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वह डूब चुका था। यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, सुनामी पृथ्वी का तांडव 26 दिसंबर, ये एक न्यूज़पेपर का है स्टूडेंट, इस पे कोई मतलब खास सवाल नहीं उठेगा, सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थे जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेटों के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर पर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्रों में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी का विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक बड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं। ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। स्टूडेंट नोट डाउन, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? जब सर्वाधिक ऊंचाई तक
उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लो कि ज्वार किसको कहते हैं और भाटा किसको कहते हैं। स्टूडेंट चित्र देख लो। चित्र 5.5 में लघु ज्वार भाटा एवं बृहद ज्वार भाटा दिया है। चंद्र ग्रहण, पृथ्वी और सूर्य। यहाँ पर बृहद ज्वार भाटा है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। लघु ज्वार भाटा है चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। यानी अगर कोई ये पूछता है कि ज्वार भाटे क्यों आते हैं तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल समुद्र के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अविकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि सबसे बड़ा यानी सबसे बृहद ज्वार कब उठता है और किसे कहते हैं। लेकिन जब इसे बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लो। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जलस्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। क्रियाकलाप में आ जाओ। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक और नीमच छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकलती बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें। अब आते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधारा होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। अब यहाँ पर देख लो स्टूडेंट, एक है शीत जलधाराएं और एक है गर्म जलधाराएं। तो दोनों के नाम भी दिया है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं होती हैं। लिख लेते हैं हम लोग, लिखने में क्या जाता है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। चित्र 5.6 महासागरीय धाराएं। स्टूडेंट, हमने पहले ही बता दिया था कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे नहीं बल्कि एक मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, जिसके कारण मैं मैप को डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि डिस्कशन करूँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं अलग से इस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। चित्र 5.6 महासागरीय धाराएँ। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ कुहारे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और स्टूडेंट, एक और ख़ास बात है, मेरे पास डिजिटल पेन अवेलेबल हो चुका है, जिसके कारण मैं अगला वीडियो में डिजिटल पेन का ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।